नमस्ते। एलर्जिक राइनाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल बंदा जब कुछ डस्ट एक्सपोजर कुछ हुआ तो वो एक नहीं तो दो बार स्नीज करेगा। जिस पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस है, जब भी वो कुछ भी एलर्जी नहीं तो डस्ट एक्सपोजर कुछ होता तो वो 20-30 बार कंटिन्यूसली स्नीज करता रहेगा। अगर जो सेम कंडीशन प्रेगनेंसी में हो तो क्या क्या डिफरेंट हो सकता है। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी स्टेज में हार्मोनल लेवल स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है। तब क्या होता है कि प्रेगनेंसी स्टेज में नाक का अंदर जो टर्बुलेंस है वो बड़ा होके प्रेगनेंसी स्टेज में नाक बंद होने का चांसेस हाई है। इसी पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस भी साथ में हो गया तो नाक का प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगा और सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है? तो जिस्म में सबको एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है। तो कुछ भी फॉरेन मटेरियल डस्ट कुछ आएगा तो वो उसको रिजेक्ट करेगा। बट जो पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस है, जो वो इनहेरिट किया है बचपन से है, उसको जब भी ऐसा एक्सपोजर होगा वो हाइपर रिएक्ट करेगा। जैसा मैंने पहले बताया था, 1-2 बार स्नीज नहीं करेगा, 20-30 बार स्नीज करेगा। साथ में आंख में इचिंग रहेगा, गले के अंदर इचिंग रहेगा, कान में भी इचिंग हो सकता है। कभी कभी सीवियर है तो सांस लेने में तकलीफ भी हो सकता है, ब्रोंकियल अस्थमा का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस के इन शॉर्ट। अभी ये 2 टाइप हो सकता है, माइल्ड एंड मॉडरेट टू सीवियर। माइल्ड मतलब वो सुबह में कुछ भी काम कर सकते हैं और रात में आराम का चैन के नींद सो सकते हैं, उनको कुछ दवाई नहीं चाहिए। मॉडरेट टू सीवियर मतलब दिन का काम वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका नाक बंद है, नाक सांस नहीं ले पा रहे हैं, और ऐसा ही रात में भी उनको तकलीफ हो रहा है और ट्रीटमेंट लेना मस्ट है। अभी इसका कॉमन रीज़न जो है पॉलन, डस्ट, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट्स मैंने बता दिया है। अभी पेशेंट को जब हम नेसल एंडोस्कोपी करते हैं तो उनका टर्मिनेट, नाक के अंदर टर्मिनेट जो है वो थोड़ा एनलार्ज रहेगा और स्लाइट ब्लूइश एडिमेटस रहेगा और म्यूकोइड स्ट्रीक्स लाइन जैसा दिखेगा। टिपिकल ये अनकॉम्प्लिकेटेड एलर्जिक राइनाइटिस का फाइंडिंग है। तो इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंशियल काउंट में इओसिनोफिलिक काउंट ज़्यादा रहेगा, एब्सोल्यूट इओसिनोफिलिक काउंट वैल्यू ज़्यादा रहेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल रहेगा, और हम स्किन प्रिक टेस्ट नहीं करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और वाइटो टेस्ट बल्कि ब्लड टेस्ट है, बट यूजुअली वो भी प्रेफर नहीं करते कि वो प्रेफर करके इम्यूनोथेरेपी तो कर नहीं रहे। और टोटल आईजीई वैल्यू ज़्यादा होने का चांसेस है, और सीरम विटामिन डी देखेंगे तो बेहतर है। अभी ट्रीटमेंट जो नॉर्मल पर्सन को एलर्जिक राइनाइटिस, माइल्ड टू मॉडरेट एलर्जिक राइनाइटिस है, वो सेम प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल, सेम एलर्जिक राइनाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी सेम है। तो सिर्फ उसका ट्रीटमेंट बदलेगा, प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल सेम है। तो प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल इन शॉर्ट में बताऊंगा। अगर जो घर में कुछ पेट एनिमल्स है तो घर के टोटली अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। नहीं अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो घर के बाहर रखना चाहिए, और उसके लिए अलग का केयर टेकर चाहिए, और केयर टेकर देखने के एनिमल को केयर करने के बाद हाथ पांव अच्छा से वॉश करके ही घर के अंदर आना। और घर का सफाई के बारे में, घर के अंदर जितना कम सामान है उतना अच्छा है, और घर का दीवार जो है कम सामान होना चाहिए, और फर्नीचर्स कम होना चाहिए। वो वुडन फर्नीचर हो सकता है, नहीं तो लेदर फर्नीचर आप प्रेफर कर सकते हैं, और क्लॉथ फर्नीचर अवॉइड करने के लिए ट्राई करो। फ्लोरिंग जो है, कारपेट निकाल दो। ये सब जो भी बता रहा हूँ मॉडरेट टू सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस, कारपेट जो है निकाल दो, और प्लेन फ्लोरिंग, टाइल्स नहीं तो वुडन फ्लोरिंग चलेगा, और फर्नीचर लेदर कवर्ड होना चाहिए। क्लॉथिंग अवॉइड करो, और क्लीन कारपेट अगर जो आप निकाल नहीं पा रहे हैं, मस्ट रहना ही रहना है, तो एक्रेसाइड्स डाल के पाक रखना है, वैक्यूम क्लीन करके क्लीन रखना है वो। और कुछ भी स्टफ टॉयज है तो ड्रॉयर के अंदर रखना, कुछ हैंग करके बाहर मत डालना। और जब भी क्लीन करेंगे मास्क, डबल मास्क का यूज़ करना, और एयर कंडीशन क्लीनिंग, फ्री एयर कंडीशन का फिल्टर क्लीनिंग बार बार करना पड़ेगा आपको। और घर में मैट्रेस और पिल्लो सब प्लास्टिक कवर में कवर्ड होना चाहिए, क्योंकि क्लीन करने में आसान है। और कर्टन्स जो है वो प्लास्टिक में है तो बेहतर है, क्योंकि आराम से 2 हफ्ते में एक बार क्लीन कर सकते हैं। कर्टन क्लीन करने का तरीका ये है कि प्लास्टिक कर्टन जो है कुमकुमा पानी में
थोड़ा वार्म वाटर, मतलब 50 to 60 डिग्री में बकेट में सिर्फ डुबा के 2-3 बार डुबा के आप ड्राई करने के लिए डाल दो। बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा क्योंकि प्लास्टिक है, शेड में डाल के उसके बाद अंदर फिट कर सकते हैं। यही कर्टन आपका वेलवेट कर्टन हो, थिक क्लॉथ का कर्टन हो तो वॉश करना बहुत डिफिकल्ट है, वॉशिंग मशीन भी उसके लिए चाहिए और ज़्यादा डिटर्जेंट भी चाहिए और उसका एम्ब्रॉयडरी वर्क भी रहेगा, यू शुड बी वेरी केयरफुल। तो बेस्ट ऐसा एलर्जिक मॉडरेट सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस है तो प्लास्टिक कर्टन बेहतर है। और घर में मैट्रेस और पिल्लो जो है उसको भी प्लास्टिक कवर से कवर होना चाहिए। और क्लीन करने का तरीका ये है कि घर थोड़ा कुमकुमा पानी में क्लीन करना है। प्लास्टिक कवर डालने से जो भी आइटम है वो कुमकुमा पानी से वो मॉप करके उठा सकते हैं। अभी जो मैट्रेस जो 1 महीने 2 महीने में एक बार धूप में डालना चाहिए, मिनिमम 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन, सुबह में 11 बजे से 2 बजे तक गर्मी के टाइम में। और बाकी जो भी मैंने डिस्प्लेस किया है अभी स्क्रीन में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब भी बाहर थोड़ा वॉकिंग करेंगे तो बेहतर है। ऐसे कार में एयर कंडीशन फिल्टर्स क्लीन रखना चाहिए और उस कार का अपॉल्स्ट्री लेदर है तो बेहतर है, क्लॉथ अवॉइड करना चाहिए। अभी मेन ट्रीटमेंट जो है प्रेगनेंसी स्टेज में, उसका मेन ट्रीटमेंट जो है अल्कलाइन नेसल वॉश, नाक नमक का पानी से क्लीन करना चाहिए। 3, 4, 5 बार एक दिन में करेंगे तो बेहतर है। आपको स्टीरॉयड नेसल स्प्रे अवॉइड करना है, आपको स्टीरॉयड नेसल स्प्रे अवॉइड करना है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब पहले का 6 मंथ बिल्कुल नहीं लेना है। अगर जो लास्ट 3 महीने में 7वीं 8वीं 9th मंथ में ट्रबल बहुत कर रहा है तो डॉक्टर के गायनेकोलॉजिस्ट के परमिशन के साथ सबसे मिनिमल डोज में आपको लेना पड़ेगा। वो स्टेज में भी आपको अवॉइड करेंगे तो उतना अच्छा है। और एंटीहिस्टामिन टैबलेट लेना है तो न्यू जनरेशन एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स अवॉइड करो। ओल्ड जनरेशन मिनिमल डोज में जब सीवियर है तब ले सकते हैं। लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट मत लेना और इम्यूनोथेरेपी मत करना। तो समराइज कर रहा हूं, आपका मेन जो है अल्कलाइन नेसल वॉशिंग एंड एंटीहिस्टामिन ओल्ड जनरेशन। स्टीरॉइड्स अवॉइड करो, लुकोट्राइन्स अवॉइड करो, इम्यूनोथेरेपी प्रिवेंटिव थेरेपी नहीं चलेगा। ये मैंने समराइज किया है। और ये आइसोटोनिक नेसल स्प्रे का एक पिक्चर है। और कुछ भी सर्जिकल प्रोसीजर अवॉइड करना है। और मस्ट है, चाहिए तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के सेकेंड हाफ में ओपीडी प्रोसीजर में मिनिमल मेडिसिन से पेन बेयरिंग पेशेंट को हम कर सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में नहीं। तो ऐसा प्रेगनेंसी स्टेज में सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस मैनेज किया जाता है। नमस्ते।